हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम आ गए हैं दोबारा केमिस्ट्री पढ़ने, थर्ड चैप्टर लेके, है ना। क्लास +1 का हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा स्टार्ट होता है, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन किसकी? एलिमेंट्स की, जिसमें कि आप अब तक जो सपोज आपने बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा ना, केमिस्ट्री की बुक के स्टार्टिंग में बड़ा सा टेबल होता है, एलिमेंट्स उसमें अरेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ही क्यों गया। भाई क्लासिफिकेशन इसलिए की गई ताकि आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा सके, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अप्रॉक्स आप पूरा पीरियोडिक टेबल देखोगे 118, एंड डे बाय डे होती जा रही है आपकी डिस्कवरीज, एंड कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। सो अगर हम कह सकते हैं कि क्लासीफाई प्रॉपर नहीं करेंगे, प्रॉपर उन्हें अरेंज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हमें दिक्कत आएगी। सो इसी वजह से एलिमेंट्स हमने प्रॉपर क्लासीफाई किए एंड स्टार्टिंग से होते आए। स्टार्टिंग के देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं ये कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं हैं, एंड इनफैक्ट वो सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, सिलेबस में मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, सीबीएसई ने इस बार के लिए कोरोना के कारण सिलेबस रिड्यूस किया है, बट आगे शायद हो सकता है वो दोबारा सारे टॉपिक्स वापस सिलेबस में आ जाएं। अगर नहीं भी आए तो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कट कर दिए, बट वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग के जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ना, हिस्ट्री कि कैसे डेवलप हुआ, कैसे हमारा प्रेजेंट का पीरियोडिक टेबल आया, स्टार्टिंग में क्या रीज़न रहा, रीज़न नहीं, इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि कैसे कैसे डिस्कवरीज कुछ हुई। कुछ साइंटिस्ट ने डेफिनेटली रिसर्चेस की हैं स्टार्टिंग में, किसी ने किसी तरह से अरेंज करने की कोशिश की, किसी ने किसी तरह से, वो एक एक करके हम स्टार्टिंग का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसकी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं, ज़रूरत नहीं है। बट मूव ऑन करते हुए हम प्रेजेंट के टेबल पे आएंगे, जो कि है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। एंड उससे जस्ट पहले वाला जो आपका इंपॉर्टेंट टेबल किसके नाम से है, वो मेंडलीव के नाम से, है ना। तो उसके पहले कि आपके 4-5 इस तरह से रिसर्चेज हुई, उसमें से सबसे पहला आपका आता है डॉबरनेयर ट्रायड्स। ठीक है, डॉबरनेयर ट्रायड्स। इन्होंने देखो क्या किया, डोंट गो विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये आपको ट्रायड्स के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इनके रिसर्च या थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, उनको अरेंज किया ऐसे कि या तो तीनों के एटॉमिक वेट्स, एक्चुअली हाँ, वन थिंग मोर, स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है ना 3, 4, 5, वो सब एटॉमिक वेट्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर वाला तो हमारा प्रेजेंट वाला है ना, आप 10th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ चुके हो कि जो एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने सारे एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। बट स्टार्टिंग वाली जितनी रिसर्चेज हुई उनमें सब में एटॉमिक वेट्स का रोल था, मतलब उन्होंने एटॉमिक वेट्स को बेस मानते हुए अरेंजमेंट की, एलिमेंट्स अरेंज किए, क्लासीफाई किए। तो इन्होंने भी यही किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ठीक, और उस ग्रुप में तीनों एलिमेंट्स का वेट या तो सेम था, या फिर बाहर वाले दोनों एलिमेंट्स, जो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स हैं, उनका वेट, उसका एवरेज लिया, वो किसके इक्वल था, मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक तो उन्होंने लिया लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, लिथियम 7, 23 एंड 39। अगर आप इसका कैलकुलेट करके देखोगे 7 + 39 डिवाइड बाई 2, तो इसका सेंटर एलिमेंट का ही मास आ रहा है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथेटिक, मतलब एक तरह से कोई रूल हम नहीं कह सकते कि कोई एक होता है ना कि आपका प्रॉपर लॉजिक है जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने जस्ट रैंडमली अरेंज किया। ऐसे ही उन्होंने कई एग्जांपल ऐसे लिए जहाँ पे आपका मासेस तीनों में सेम था। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल का। यहाँ तो देखो, चलो मैं मेंशन कर दे रही हूँ, 7 + 39/2 23, है ना। तो मिडल एलिमेंट आपका जो सोडियम है, इसका जो वेट है वो इन दोनों के एटॉमिक वेट्स का एवरेज है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल सपोज मैंने लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इसका वेट था 55.8 या 9, ठीक है, 58.9, 58.7 अप्रॉक्स। तो ये इनके मासेस ऑलमोस्ट आसपास हैं। तो इन्होंने आप देखो अरेंज किए 3 के ग्रुप्स में, बट इसका कोई बेस नहीं था, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ भी आप देखो इसका वेट अलग है, इन दोनों का थोड़ा अलग है। सो दिस वॉज कम्प्लीटली बेसलेस आई कैन से। बट स्टार्टिंग में जब कुछ ना हो, थोड़ा थोड़ा आप जब आदमी शुरुआत करता है, नेचुरली स्टार्टिंग वाली जितनी रिसर्चेज होती हैं उसमें ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक बार बताना था मुझे डॉबरनेयर ट्रायड्स है क्या चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ, बीच में 3-4 और आए, वी आर नॉट डिस्कसिंग देम, बट नेक्स्ट आपका आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, नाम लिखती हूँ मैं,
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स क्या है, आपने म्यूजिक के सुर सुने होंगे ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, वो 8 हैं। मतलब कहने का मतलब है 8th वाला जो आपका आएगा वो रिपीट होके आता है, ठीक है। अगर आप चेक करके देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद अगेन, है ना, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने एलिमेंट्स की स्टडी इस तरह से की कि एवरी 8th एलिमेंट, अच्छा वन थिंग मोर, उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने उस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। उसके अलावा इन्होंने क्या नोट किया कि एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है सबसे पहले वाले के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज कीजिए उन्होंने लिथियम लिया, ठीक है, बेरिलियम, इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से उन्होंने स्टडी किया कि प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आ रही है, सिमिलैरिटी आ रही है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या आ गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि हर 8 एलिमेंट आपका इस तरह से 8th एलिमेंट आपका रिपीट हो जा रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज को लेके एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बट जैसे ये आपका जो जनरलाइजेशन थी खाली छोटे एलिमेंट्स पे, लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लाई हुआ टिल 40, अप टू 40 अप्लाई किया, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं हुआ। एंड मोर ओवर नोबल गैसेज जब आपके आ गए तो उसके बाद तो कंप्लीटली ही चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि नोबल गैस देखो इसके बाद आएगा, है ना, फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा, फिर आपका सोडियम आएगा। तो ये वाला जो आपका आप कह सकते हो रूल था या कंसिडरेशन थी, ये भी कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आई लोथरमेयर अरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका लोथरमेयर अरेंजमेंट। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम्स ली एलिमेंट्स की एंड एटॉमिक वेट लिया और उनका ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। बेसिकली देखो इस साइड लिया एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक, एंड एक्स एक्सिस पे लिया एटॉमिक वेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले जितने भी ट्राइज हुए हैं एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, उनमें सब में ऑलमोस्ट एटॉमिक वेट्स का ही यूज किया गया, एटॉमिक नंबर कहीं नहीं आया है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इस तरह का सपोज ग्राफ आ रहा है, मैं रफली बना रही हूं, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आया। इसमें भी बहुत सारी चीजें थी कि सपोज कीजिए इस तरह से डिसेंडिंग आ रहा है, कभी कहीं है कुछ, है ना, और सपोज करो ये इस तरह से, ठीक, या यहाँ पे आपका आते टाइम थोड़ा थोड़ा कहीं पे है। तो ये एक्चुअली उन्होंने नोट क्या किया, जब ऐसे ग्राफ प्लॉट किया तो जितनी पीक्स दिख रही है ना, इन पीक्स पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिले। जैसे आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम। सीजियम यानी कौन सी ग्रुप में आया, फर्स्ट वाली ग्रुप में, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला। तो वो इन्होंने नोट किया, लिथियम जैसे यहाँ आया, सोडियम पोटेशियम, इस तरह से अगर मैं ग्राफ और प्लॉट करूं तो और आगे। तो पीक्स पे आपके मिले, मैं मेंशन कर देती हूँ, पीक्स में इसमें आपके कौन से एलिमेंट्स मिले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अपने रिस्पेक्टिव, जैसे आप लिथियम पूरे एक ग्रुप में तो है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में लेके, है ना। अच्छा, इसी तरह असेंडिंग या डिसेंडिंग पोजीशन पे, जैसे आपका ये वाली पोजीशन है नीचे आने वाली, है ना, डिसेंडिंग पोजीशन, जब ग्राफ आपका डाउन जा रहा है तो वहां थोड़े लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन से, सेकंड ग्रुप वाले, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, इस तरह वाले, ठीक है। सो डिसेंडिंग में आपके कौन से आ गए, या आप नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। उसके बाद इस साइड अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आ गए थे नोबल गैसेस। और इससे थोड़ा और नीचे देखो, जैसे इस पोजीशन पे, यहाँ पे जैसे मैं पीक से ड्रॉ कर रखी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मिले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो उन्होंने इस तरह से जब ग्राफ प्लॉट किया और ये इस तरह से आपके सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट्स आए, तो वहां से कंक्लूजन निकाला कि प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो एक उनका भी तरीका हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की कि कुछ एलिमेंट्स साथ में रखे जा सकें जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। बट ये आपका जो अरेंजमेंट था ये भी फेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आया वो आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसपे आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, एंड उसी के आगे आपका प्रेजेंट वाला जो हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वहां से डिराइव हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड द टेबल। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टेबल माना जाता है पीरियोडिक टेबल वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने क्या किया, उन्होंने देखो जितने आपके एलिमेंट्स थे उस टाइम में अप्रॉक्स 63 एलिमेंट्स नोन थे एंड बाद के एलिमेंट्स डिस्कवर अभी तक नहीं हुए थे। उन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट्स थे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज को मेनली स्टडी किया, एंड प्रॉपर्टीज में भी क्या, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स,
एंड हर एक एलिमेंट का उन्होंने उसके बाद माइन्यूटली प्रॉपर्टीज स्टडी करना शुरू किया एंड उनको सेपरेट आउट करना शुरू किया, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको अलग, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप वाइज, आप ग्रुप कह सकते हो, अलग अलग सेग्रीगेशन करनी शुरू कर दी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितनी सेग्रीगेशन की उस पर एक स्टडी उन्होंने जब की तो ये पता लगा कि प्रॉपर्टीज आपकी एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और वो किस बेसिस पे हो रही है? एटॉमिक वेट्स की, एटॉमिक वेट्स यानी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो उन्होंने क्या दिया? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल और केमिकल दोनों, ठीक है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने मेनली तो सारी स्टडी प्रॉपर्टीज पे की थी ना, उसके बेसिस पे ही सेग्रीगेशन किए थे। प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स दोनों को कंसीडर करते हुए इन दोनों की हेल्प से सेपरेट आउट किए थे एलिमेंट्स। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि रेगुलर पीरियड के बाद या रेगुलर पीरियड पे वो आफ्टर सम टाइम चेंज हो रहा हो। फंक्शन का मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है। और अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। देयर किसके लिए? यहाँ पे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स के लिए, ठीक है। और अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ये सबसे सिंपल हम डेफिनेशन कह सकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब क्या है? मींस व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, मतलब जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे उनके एक ऑर्डर में कि एटॉमिक वेट्स आपका बढ़ रहा हो, देन यू विल नोटिस कि प्रॉपर्टीज आपकी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा। वैसे तो देखो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये भी हमारा सिलेबस में नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है। जो न्यू सिलेबस आपका आया सीबीएसई का रिवाइज, वो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। तो ये उसके जस्ट पहले का है, बट ये एंड वो कनेक्टिंग है। सो आपको इसकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है ना। आप जब हम लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। सो एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखोगे, एंड जो आपका वो रेगुलरली प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब क्या है? रेगुलर रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दैट इज एक्चुअली पीरियोडिसिटी। अब बात आती है कि इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक, मतलब मेंडलीव ने किया क्या क्या? उस टाइम पे वो एलिमेंट्स की स्टडी करते गए एंड इनफैक्ट उन्होंने उसी टाइम पे जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एटॉमिक वेट्स की हेल्प से कुछ एलिमेंट्स जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनका नाम दे दिया था। जैसे कि एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। ये एक्का वर्ड का मतलब है संस्कृत में नेक्स्ट, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक। तो संस्कृत लैंग्वेज में नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट किसके? सिलिकॉन के नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के नेक्स्ट। और बाद में उसी पोजीशन पे आपके कौन से एलिमेंट्स आए? जैसे यहाँ पे आपका आया गैलियम, यहाँ पे आपका आया जर्मेनियम, ठीक है। और आप जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें स्टडी करोगे तो एक्चुअली एल्यूमिनियम के बाद ही गैलियम है, ठीक है, और सिलिकॉन के बाद ही जर्मेनियम है। सो एक्चुअली उन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सारी स्टडीज की एंड सारी स्टडी करने के बाद व्हाट ही कंक्लूडेड, उन्होंने एक डिवीजन की। उस डिवीजन में आपके देखो ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। तो अब देखते हैं चलिए कि आप हम अगर ये कहें ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उनके टेबल की, कि क्या मेन पॉइंट्स थे, वो स्टडी करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर हम बात करें। उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब उनके पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, एंड 9 ग्रुप्स थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें कि उन्होंने क्या कहा? ग्रुप्स। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके नया वाला पीरियोडिक टेबल है। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने कहा पीरियड्स और उसको ग्रुप्स। अब जो 9 ग्रुप्स है ना उसमें ऐसा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड वो रोमन नंबर में था। सो फर्स्ट, सेकंड, थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th और उसके बाद यहां 0 रखा।
एक्चुअली 0 क्यों बाद में रखा, नोबल गैसेस जो है ना वो बाद में डिस्कवर हुई, तो उन्होंने एक अलग से उसका कॉलम बना दिया, क्योंकि नोबल गैस की प्रॉपर्टीज ये उन्होंने पूरा टेबल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाया था। तो एंड वो भी प्रॉपर्टीज में मेनली हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स को स्टडी करते हुए। तो प्रॉपर्टीज नेचुरली इनर्ट गैसेस की, नोबल गैसेस की इंटायरली डिफरेंट होगी, रिएक्ट नहीं करती थी, या पहले तो आपकी इतनी रिएक्शंस एंड ऑल पे स्टडी हुई नहीं थी उसकी। सो उन्होंने पूरा 0 आपका जो ये वाला ग्रुप था ये किसके लिए रखा, नोबल गैसेस के लिए। अच्छा, बाकी उन्होंने क्या कंसीडर किया, देखो 1 से लेके 7 तक सबके 2 सब ग्रुप्स बनाए, ए बी, ठीक है। और ये भी आपके प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए बनाए। यहाँ पे 8th में आपके टोटल 9 एलिमेंट्स रखे 3-3 के ग्रुप्स में, और वो भी कहाँ, सारे पीरियड्स में नहीं। यहां से जैसे आपका होगा ना फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो उन्होंने 4th, 5th एंड 6th इन 3 पीरियड्स में, मतलब जब आप इस तरह से आओगे हॉरिजॉन्टल रोज में, इन 3 पीरियड्स में उन्होंने 3-3 के ग्रुप्स में कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। वो टोटल 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ टोटल 9 एलिमेंट्स इन 8th ग्रुप, ठीक है ना। अब ये देखो, ये उनका टेबल का पैटर्न था, और उसके अलावा टेबल के नीचे अलग से 14 एलिमेंट्स का लेंथेनॉइड्स एंड 14 एलिमेंट का एक्टिनॉइड्स, है ना, जो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट थी। तो लेंथेनॉइड्स 58 से 71 एटॉमिक नंबर एंड एक्टिनाइड्स 90 से 103। अभी हम जब दोबारा पीरियोडिक टेबल करेंगे तब मैं अगेन डिटेल में बताऊंगी कहां से कहां तक था। सो 2 रोज हम मान लेते हैं नीचे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की। ये बेसिक सा उन्होंने एक्चुअली एक लेआउट दिया पीरियोडिक टेबल का। इसी की हेल्प से आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इसीलिए जो वैसे तो काम मेंडलीव और लोथरमेयर साइड बाय साइड कर रहे थे, बट इनका काम पहले पब्लिश हो गया था। सो क्रेडिट गोज टू हिम कि आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने डिजाइन किया, मेंडलीव के नाम पे हुआ, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड नो डाउट उन्होंने देखो इतना सारा अगर सेटअप किया है, इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस किए, कुछ इसमें आप कह सकते हो डीमेरिट्स एंड मेरिट्स दोनों रहे, ठीक है ना। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं फर्दर कि सिग्निफिकेंस क्या कह रहा, क्या क्या इन्होंने मतलब अच्छे पॉइंट्स आपकी टेबल को लेके, एंड इसके डीमेरिट्स की क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रहेगी। सिग्निफिकेंस या मेरिट्स क्या क्या है उनके, पहले तो देखिए सिस्टमैटिक स्टडी सबसे पहले एलिमेंट्स की इन्होंने ही करवाई। ऑब्वियसली अदरवाइज आपके एलिमेंट्स बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में थे, तो हम क्या कह सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। उसके बाद इसके पहले क्योंकि आपके जितने भी ट्रायल्स थे, आपने देखा ट्रायड्स एंड लोथरमेयर अरेंजमेंट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का, सब में एलिमेंट्स किसी प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में अरेंज नहीं हो पाए थे। इन्होंने थोड़ी सी सिस्टमेटाइज किया, उनको सेग्रीगेट किया, क्लासिफाई भी ऐसा किया कि आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। एंड आपने नोट किया, मतलब इन्होंने कि रेगुलर इंटरवल पे वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, फाइन। अच्छा, तो अब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, जिसकी हमने बात की थी, गैलियम एंड जर्मेनियम, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक। उसमें आप एक्सप्लेन करोगे किसको, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, किसको लेके, गैलियम एंड जर्मेनियम, यहां मैं हिंट दे रही हूं। अच्छा, थर्ड आपका क्या है देन, कि उन्होंने कुछ एटॉमिक वेट्स की जो आपकी वैल्यूज थी करेक्ट की, है ना। सो करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, एग्जांपल लेते हैं अभी हम, सम डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। अब जैसे सपोज करो बेरिलियम है ना, उसको क्या किया, इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी के बेसिस से, इक्विवेलेंट वेट आपका 4.5 एंड वैलेंसी 3 काउंट करी, ये मैं मेंशन कर देती हूँ, इक्विवेलेंट वेट और ये है वैलेंसी, इसको मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाला 13.5 है अगर। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हम क्या कह रहे हैं कि एटम्स एलिमेंट्स आपके अरेंज हो रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, तो ये कहाँ आना चाहिए, 12 और 14 के बीच में, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। बट उस टेबल में एक्चुअल में कहीं पे भी पोजीशन नहीं थी, है ना, स्पेस नहीं खाली था। सो क्या इन्होंने किया, इन्होंने करेक्ट किया, बेरिलियम के लिए 4.5 तो ठीक है, सेम रखा, वैलेंसी 2, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। एंड इसी वजह से इसकी पोजीशन क्या है, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, है ना, देन बोरोन। तो लिथियम और बोरोन के बीच में आप अगर उसका मास भी चेक करोगे तो भी वहां पे फिट बैठ रहा है। सो इन्होंने ये तीनों चीज सिग्निफिकेंस आपके अब क्या हो गया कि तीनों चीज करेक्ट की। एक आपकी चीज एक हो गई आपकी सिस्टमैटिक स्टडी, देन प्रिडिक्शन की न्यू एलिमेंट्स की, एंड कुछ एटॉमिक वेट्स जो डाउटफुल थे उनको करेक्ट किया विद हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी। अब आते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के पॉइंट हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहां लिख दे रही हूं मैं डीमेरिट्स, पोजीशन किसकी, हाइड्रोजन की। ये आपको जस्ट मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं फिर बता दे रही हूँ, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एनॉमलस, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एल्केली मेटल्स के साथ भी, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, सो उसकी पोजीशन तो खैर ये आपकी जो लिमिटेशन है ये अभी वाले पीरियोडिक टेबल में भी एज अ लिमिटेशन ही है, ठीक। अच्छा, हैलोजन और एल्केली मेटल दोनों के साथ इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटीज शो करती हैं। उसके बाद पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आपके उनकी कुछ की पोजीशन गलत आ गई। कैसे? जैसे सपोज कीजिए हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, तो उसके हिसाब से एग्जांपल आपका क्रिप्टॉन पोटेशियम एंड आर्गन एंड पोटेशियम, इसका वेट है 39.9, इसका था 39.1, तो पहले पोटेशियम आना चाहिए बाद में आर्गन, बट एक्चुअल में इसका उल्टा था। सो इसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन करेक्ट नहीं थी। लोअर एटॉमिक वेट्स आपके बाद में थे एंड हायर एटॉमिक वेट्स पहले थे। दो आपके पॉइंट्स हो गए डीमेरिट्स में, पोजीशन को लेके। आइसोटोप्स को लेके कोई कंसिडरेशन नहीं थी। आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स की कोई जगह ही नहीं थी। इन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, तो अब कार्बन के आपके कई एटॉमिक वेट्स वाले आपके एलिमेंट्स हैं, बट उसकी कहीं जगह खाली नहीं थी, ठीक। उसके बाद आपके कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज कीजिए जो आपका ग्रुप्स इन्होंने डिवाइड किया वो इस तरह से कर दिया कि आपके एलिमेंट्स जो बिल्कुल प्रॉपर्टीज जिनकी डिफरेंट है वो साथ में आ गए। कैसे? जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले, ये आपका इन्होंने क्लब कर दिया कॉइनेज मेटल के साथ। एक आपके बिल्कुल रिएक्टिव हैं लिथियम सोडियम, है ना, एंड कॉइनेज मेटल्स आपके बिल्कुल अनरिएक्टिव आप कह सकते हो। सो इसको हम लोग कह सकते हैं पोजीशन ऑफ, ये भी पोजीशन ही हो गई, या पेयरिंग ऑफ नॉन सिमिलर एलिमेंट्स, है ना। तो एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, लिथियम, ये हिंट के लिए कॉपर, ठीक है, इससे याद रह जाएगा। एल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स को साथ में रख दिया। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आपका और, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ये पॉइंट आपका प्रेजेंट वाले पीरियोडिक टेबल की भी एक तरह से लिमिटेशन है कि मेन टेबल में नहीं एडजस्ट हो सके, आपको अलग से उन्हें एडजस्ट करना पड़ा। किसके लिए? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए, है ना, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइट्स। सो आपका ये कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रहे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद करेक्शन क्या हुई है इसमें? सिर्फ एक ही करेक्शन हुई है कि एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर पे पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। उसके बाद आपकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी आपकी डीमेरिट्स थी, उसमें से काफी डीमेरिट्स करेक्ट हो गई, क्योंकि आप जब एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो नेचुरली आपकी जो प्रॉपर्टीज को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी रिजॉल्व हो गई। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट आपका है एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ के बाद एक साइंटिस्ट आए मूजली नाम के, ठीक है, MOSELEY। 1912 ईयर में उन्होंने, एक्चुअली वो भी कुछ स्टडीज कर रहे थे, उन्होंने स्टडी क्या किया कि उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स को उन्होंने बम्बार्ड कराया, मतलब रिएक्ट करवाया, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड कराया, मतलब कि वो रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनको आके हिट करेंगे। तो उन एलिमेंट्स को जब इलेक्ट्रॉन्स ने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, अगर उनकी स्पीड तेज नहीं होगी, बम्बार्डमेंट प्रॉपरली नहीं होगी, तो रिएक्शन भी नहीं होगी, है ना, कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। सो वो 38 डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ उन्होंने ये चीज़ स्टडी की कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स उसको, उन एलिमेंट्स को आप कह सकते हो हिट करते हैं तो एक्सरेज एमिट होती हैं। उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम? स्टडीड, क्योंकि ये अब यहाँ से मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ से आपका प्रॉपर जो प्रेजेंट का आपका CBSE का डिफाइंड सिलेबस है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले तक जस्ट एक आपको प्रीवियस जो नॉलेज थी, या आप कह सकते हैं कि प्रीवियस इसकी क्या हिस्ट्री रही है, पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या ईच एंड एवरीथिंग, वो मैंने डिस्कस किया, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते थे, है ना। सो क्या बोलेंगे हम? स्टडीड फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज एमिटेड
ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इन केस एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सकें। फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज एमिटेड बाय मैनी एलिमेंट्स कर लो, ठीक है, ब्रैकेट में 38 कर लेना, या नहीं भी मेंशन करेंगे आप तो भी चलेगा। बाय मैनी एलिमेंट्स ऑन बम्बार्डमेंट विद द, बम्बार्डमेंट कुछ नहीं होता, हिट कराना होता है, ठीक है, यानी रिएक्ट करवाना एक तरह से। बम्बार्डमेंट विद द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्टडीड फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज एमिटेड बाय मेनी एलिमेंट्स ऑन बम्बार्डमेंट विद द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। क्या स्टडी किया उन्होंने कि वो जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी ना, वो डिपेंड कर रही थी एटॉमिक नंबर पे। देखिए कैसे, फ्रीक्वेंसी म्यू लिखते हैं हम, अंडर रूट लिया ए जेड माइनस बी। सो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने स्टडी किया, ये वो इक्वेशन है, किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ ए और बी कांस्टेंट हैं एंड जेड है आपका एटॉमिक नंबर, राइट। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ जेड एटॉमिक नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको अगर आंसर कंसेप्चुअल फॉर्म में आएगा तो ये सारा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, फाइन, ओके। सो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर एक बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट के लिए, है ना। फ्रीक्वेंसी जो निकल रही थी आपकी वो डिपेंड अगर तो वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, इसका मतलब एटॉमिक मास कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, एटॉमिक नंबर इज द बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट देन atomic mass of the element than atomic mass, clear। so इससे क्या हुआ, तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो भी नेचुरली डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर पे। तो साइड बाय साइड जो स्टडी चल रही थी आपको पता है पीरियोडिक टेबल वाली, उस पे चेंजेस क्या आए कि जो आपका पीरियोडिक लॉ पहले था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। उसमें क्या चेंज किया, जो आपकी पूरी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट वन थिंग कि एटॉमिक वेट्स की जगह एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है। सो ये तो था आपका प्रीवियस कह सकते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर में चेंज आया। उसके बाद आपका आता है इसी से फर्दर कॉन्टिन्यूटी में आप यहाँ लिख सकते हो, दिस लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। अब हम करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे डिफाइन करोगे आप, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल और केमिकल दोनों, है ना, फिजिकल एंड, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि वो टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेगुलर इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है। आर अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स, है ना। पहले क्या था यहाँ पे, खाली ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स था, यहाँ पे हमने बस एक चीज चेंज कर दी, एटॉमिक नंबर्स, किसके बाद आफ्टर द स्टडी ऑफ साइंटिस्ट मोस्टली जो 1912 में वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ये आपको पूरा कर लिखना पड़ेगा एंड पूरी डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए, फाइन। ओवरऑल डेफिनेशन तभी काउंट होती है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर of their atomic numbers, of their increasing atomic numbers, in order of their increasing atomic numbers। एक्चुअली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ऊपर वाली आपने लाइन लिखी है ना पीरियोडिक फंक्शन, उसका क्या मतलब है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए डिटेल में हम लिख रहे हैं। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको डेफिनेशन पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक, क्या होता है उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, है ना। सो आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर, देन
the properties of the elements are repeated after regular interval. ठीक, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्लियर? तो ये देखिए मैंने आपको पूरी डेफिनेशन भी बता दी। लेक्चर में समझाने के साथ साथ एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, उसमें मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है डेफिनेशन एंड ईच एंड ऑल एवरीथिंग जो भी है सब मेंशन किया है शॉर्ट उसमें, सो दैट आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं एंड एग्जाम में आपको लास्ट मोमेंट पे पूरी बुक ढंग से ना पढ़नी पड़े। एग्जाम एक होता है ना कि लास्ट में जल्दबाजी में आपको पढ़ना पड़े, तो नोट्स का फ़ायदा यही होता है कि आप स्टार्टिंग से जब रेगुलर पढ़ते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो लास्ट में आके आपको जस्ट वो अपने नोट्स गो थ्रू करने होते हैं एंड एग्जाम की प्रिपरेशन रेडी, राइट? सो क्लियर हो गया आपका कि प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अब बात आती है कि अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें, जस्टिफाई का मतलब कि प्रूफ कि एटॉमिक नंबर ही क्यों ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ हमारी एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास पे क्यों नहीं करेंगी। अब आपको पता है, देखिए सेंटर में है आपका न्यूक्लियस, बाहर हम कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो रिएक्शन जब होती है तब किसकी रिएक्शन होती है? जब एटम, जो भी आपका एटम है किसी एलिमेंट का, जो भी आप चीज़ रिएक्ट करवा रहे हो किसी रिएजेंट के साथ, किसी और दूसरी चीज़ के साथ, तो दोनों जो रिएक्शन मतलब दो जो अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें रिएक्शन हो रही है वो क्या हैं? दोनों अलग अलग कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस के एटम्स, राइट? एटम्स में भी कौन रिएक्ट कर रहा है? नेचुरली आपका अगर इलेक्ट्रॉन का रोल तो आएगा ही, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो तो डीपली सीटेड है। डीपली सीटेड मतलब कि एटम के काफ़ी अंदर है, तो न्यूक्लियस तो रिएक्ट करेगा नहीं। रिएक्ट कौन कर रहा है? जो बाहर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं उनको अगर ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन का जो एक एटम के आसपास जो न्यूक्लियस का एरिया है, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास वाला एरिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वो उसको छोड़ देते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो जाता है। जैसे आपके आयंस बनते हैं या कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग होती है, तो सब जगह रोल किसका आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का। आउटर मोस्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है वही आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करते हैं किसमें, या पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। तो नेचुरली जब वो रिएक्ट कर रहे हैं, सारा रोल उनका है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे, है ना? क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही डिसाइड हो रहा है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे बाहर वाले शेल में। एटॉमिक नंबर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसी एक ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के रिगार्डिंग हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन्स का भी कोई रोल नहीं है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। एटॉमिक मास हम पूरा कहते हैं कि कहाँ कंसंट्रेटेड है एटम का? न्यूक्लियस के अंदर। सो अगर आपका एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा होता तो न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की, जो बाहर वाले हैं। यही इलेक्ट्रॉन आपके दो एटम्स में अगर हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक का इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो रिलीज करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। सो पूरी रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड कर रही है आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। सो आप क्या कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज भी हमारी एलिमेंट्स की जितनी भी होगी वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पे। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक वेट, एंड इसीलिए इसको कंसिडरेशन में लाया गया कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो पूरा एलिमेंट्स आपके अरेंज हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फाइन। तो आई होप आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो पूरी थ्योरी दी उसको जस्टिफाई किया, उसको एक्सप्लेन किया या उसका प्रूफ दिया कि क्यों एटॉमिक नंबर बेटर है दैन एटॉमिक वेट। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे आपने बात की ना पीरियोडिक फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद कुछ चीज़ रिपीट होना, उसके लिए कॉमन वर्ड है पीरियोडिसिटी। तो अब पढ़ते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है। सो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के लिए देखिए दो चीज़ें हैं। पहले ये तो स्टडी हुआ कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। फिर जब डीपली जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब बात आ गई एटॉमिक नंबर पे कि एटॉमिक नंबर पे आपकी मतलब पीरियोडिक फंक्शन जो है यानी पीरियोडिसिटी, हम ये कह सकते हैं लॉ हमारा चेंज हुआ ना कि हम क्या कह रहे थे कि प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है
इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। जब ये बात आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी किया। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन में क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। सो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, आपकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो रिपीट हो रही है। कैसे? सपोज हम देखिए, अगर मैं, अब आपको प्रेजेंट का टेबल तो ऑलरेडी पता है ना, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन, हीलियम, देन तीसरा क्या आता है? लिथियम, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो अगर मैं एक ही ग्रुप की बात करूं, मतलब कि लिथियम के नीचे फिर क्या आता है? सोडियम, देन उसके नीचे पोटेशियम, ठीक है। ये आपका कहाँ है? फर्स्ट ग्रुप में है ना। सो फर्स्ट ग्रुप में, और इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो देखिए क्या बोलेंगे हम? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, ठीक है। क्या लिखोगे आप? 1s2 2s1, ये लिखोगे, फाइन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। यहाँ क्या करेंगे आप? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। उसके बाद 3s1, फाइन। अब आई बारी इसकी, पोटेशियम, उसके बाद क्या आता है? कैल्शियम, यानी ये इसका एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर देखिए याद करना बहुत ज़रूरी है। और अब तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इनफैक्ट आपको कुछ एलिमेंट्स तो, या आप ये कह सकते हो उनके एटॉमिक वेट्स भी टिप्स पे होने चाहिए, फाइन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ 10 हो गया ना, हमें करने हैं 19, 3s2 3p6। अब ज़रा टोटल करो, 6 + 4 10, 10 एंड 18, ठीक है, 18 हो गया। इसके बाद अगला आपका क्या आएगा? 4s1। तो आप देख सकते हैं सबसे बाद में हर बार क्या आ रहा है? 2s1 3s1 4s1, क्या आ रहा है? ns1, यही आ रहा है ना। अच्छा, अभी तो हम, वैसे तो हमें पीरियोडिक टेबल करना है, बट एज यू नो कि आप 10th में पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं, तो उसको कंसीडर करते हुए अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन है, फिर उधर कोने में हीलियम है ना पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या था आपका? फर्स्ट वाली रो, यानी कि वो फर्स्ट पीरियड था। ये क्या कहाँ आएगा? सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, देन फोर्थ। तो अगर आप एक सीक्वेंस देखो, पीरियड वाइज क्या चेंज हो रहा है? ये एन क्या है? पीरियड को ही करस्पॉन्ड कर रहा था ना। हर बार लास्ट में क्या आ रहा है? एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो रही है ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल में। सो ये कंसीडर जब किया गया, तब क्या हमने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला कि एक तो आपके रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं एलिमेंट्स की, एंड दूसरा रेगुलर इंटरवल पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, आउटर इलेक्ट्रॉनिक लिखना जरूरी है क्योंकि सबसे बाहर वाली की ही बात हो रही है और उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक। सो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी रिपीट हो रही है या सेम आ रही है। सो क्या कंक्लूड किया गया? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्या बोलोगे आप? इज द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। ये भी बहुत पूछा जाता है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है। So cause of periodicity in the properties of elements is the similar outer electronic configuration after certain regular intervals. Fine. After certain regular intervals. आप ये definition या reason देने के बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो जो मैंने आपको साइड में दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी हमारी, किसकी वजह से हो रही थी? सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अब ये अगर आप देखें तो वो सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रिपीट हो रही है, वो क्या है? कुछ नंबर्स हैं, देखिए 2 8 8 18 18 32। अब ये क्या नंबर है एक्चुअली? अगर आप देखें, पहला क्या था मैंने बोला? हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम। 2 के बाद आया ना 1 2, ये तीसरे पे था तो ये 2 आ गया। ऐसे ही आप अगर सेकंड वाले पीरियड में पूरे जाएंगे, लिथियम के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देन फोर्थ पे क्या आएगा? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पूरा आप जब जाएंगे तो कितना चेंज आ रहा है? 8 एलिमेंट्स का, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा 8 एलिमेंट्स का आएगा, फिर 18 18 32। तो ये वो आप कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल है जब रिपीटिशन हो रही है। सो दीज आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। फाइन, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर मैजिक नंबर्स, एंड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैजिक नंबर्स। आपका एक तो ये बताओगे आपकी कौन कौन से हैं, एंड यू हैव टू टेल कि
ये वो मैजिक नंबर्स हैं जिसके बाद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है एंड प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी आती है, मतलब वो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ हमारी एक जैसी रिपीट हो रही हैं। ठीक, सो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको कि आप कहते हो बोहर्स टेबल। वो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरे आपका टेबल में कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, उसके बाद ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसका क्या मतलब होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल आपको पूरे टेबल के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके ही बेसिस पे आगे आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है एक्चुअली आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी जो आपकी आएगी वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके आपने स्टडी करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, एटॉमिक रेडियस। तो उसके लिए आपका पूरा पीरियोडिक टेबल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर आप इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो बहुत डिटेल में है एंड बहुत स्प्रेड आउट है, फैला हुआ है काफ़ी, है ना। और ये आपका बेस था बोहर्स की, आप कह सकते हो, स्टडीज़ पे, कि कैसे हमें अराउंड द न्यूक्लियस अरेंजमेंट की हुई इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, एटॉमिक नंबर एंड ऑल। तो बोहर्स की स्टडीज़ को कंसिडर करते हुए इस टेबल को बनाया गया था। और जो मेंडलीव का मतलब एक प्रॉपर बेस था ना, उसी की तरह से अरेंज किया था। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, थोड़े नहीं, इनफैक्ट काफ़ी चेंजेस किए हैं, लेकिन जो बेस आपका था कि हाँ इस तरह से अरेंज करना है, वैसे ही रहने दिया। इसीलिए फर्स्ट क्रेडिट दिया मेंडलीव को। एंड उसके बाद जो प्रेजेंट फॉर्म है हमारा पीरियोडिक टेबल का पूरा, उसे कहा गया बोहर्स टेबल, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मेन बात आती है, देखिए पिछले वाले में आपके ग्रुप नंबर्स थे ना, फर्स्ट सेकंड, हर ग्रुप को ए बी में डिवाइड किया हुआ था एंड लास्ट में एक जीरो था इनर्ट गैसेस के लिए। 8th वाला ग्रुप आपका कौन सा था, जिसमें कि 9 एलिमेंट्स थे, कुछ लिमिटेड से पीरियड्स के लिए। मैं ओल्ड ग्रुप नंबर्स भी लिख रही हूँ एंड न्यू ग्रुप नंबर आपका, वो आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप नंबर पिछले वाला अब यहाँ किस में लाई कर रहा है। ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज़ क्या जाननी है कि कितने ग्रुप्स हैं एंड कितने पीरियड्स हैं इस वाले हमारे प्रेजेंट के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, 18 आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल मतलब सीधे ऐसे पिलर्स की तरह जो खड़े होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें आप क्या कहते हो, ग्रुप्स। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18। ठीक, एंड जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें क्या कहते हो, पीरियड्स। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। क्लियर। अब इनमें मेन चीज़ क्या है, ग्रुप्स का तो देखो मैंने आपको भी दिखाया ही था, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप में लाई करता है ना। तो इसमें आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, सेम। क्लियर। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, आप देख सकते हो 2s1, 3s1, 4s1 आ रहा था, है ना। नंबर ऑफ शेल आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रही है। और ग्रुप्स आपके पुराने और नया भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले पीरियड में क्या खास बात है, पीरियड में देखो आपका जैसे सेकंड पीरियड है ना, तो सेकंड पीरियड में आपको आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही थी, 2s1। तो मैक्सिमम जितना आपका शेल नंबर हो सकता है वो बताता है आपका पीरियड का नंबर। थर्ड वाला आपका क्या था, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, 3rd s1 में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो पीरियड का नंबर ही होता है। जैसे 3rd पीरियड है तो उसमें 3rd शेल आपका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी फिलिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये आप जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना, आगे आपको जाके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आते हैं प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप को लेके, ब्लॉक को लेके, पीरियड्स को लेके। ठीक है, वो यहीं से पता लगेंगे। फाइन। ग्रुप्स में क्या चीज़ मेन हुई, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, एंड पीरियड में क्या हुआ, सेम शेल की पूरी फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। राइट। अच्छा, दूसरा उसकी बात आपकी बात आती है, जैसे मैंने मैजिक नंबर्स की बात की, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, 2, हाइड्रोजन और हीलियम, इसीलिए 2 मैजिक नंबर आया। उसके बाद सेकेंड, मैं लिखते जाती हूँ आपको, यहाँ लिख देते हैं चलो, है ना। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हुए, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड में कितने हुए, 8। ठीक है, एज सेकेंड एंड थर्ड दोनों में आपके 8 आए। ठीक है, फिर 4th 5th में आपके 18। फाइन।
ये पता होना चाहिए आपको मैजिक नंबर्स के कारण, एंड वैसे भी इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स, सेवन्थ। सिक्स्थ एंड सेवन्थ में आपके 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मोर ओवर आपका जो सिक्स सेवन्थ पीरियड है उसमें 14 एलिमेंट्स आपके नीचे अरेंज्ड है ना। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे आप देखो 2 रोज जा रही हैं 14 एलिमेंट्स की। वो 14 एलिमेंट्स आपके जो 2 रोज हैं उनको हम क्या कहते हैं? 2 रोज, एक रो है आपकी लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड्स और दूसरी नीचे वाली है आपकी एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब ब्लॉक वाइज, तब आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में से ही बीच में से निकल के आए हैं, क्योंकि इनका जैसे आप एटॉमिक नंबर अगर चेक करोगे 58 से 71 है ना, तो आपका जो सिक्स पीरियड चल रहा था उसमें 57 आता है, उसके बाद अचानक से वो बीच के 14 एलिमेंट्स नीचे आ जाते हैं। वो 14 एलिमेंट्स में फिलिंग होती है एफ ब्लॉक की, मतलब एफ शेल में जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही एक्टिनाइड्स को लेके भी है कि आपके सेवन्थ पीरियड में पहला एलिमेंट आपका सेवन्थ पीरियड की स्टार्टिंग में आया, उसके बाद 14 एलिमेंट्स नीचे आ गए। सो इसीलिए पूरा पीरियोडिक टेबल आपकी काफ़ी बड़ा है, एंड इसीलिए उसको क्या कहा गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इतना क्लियर है? ये बेस प्लान था पूरा प्रेजेंट के पीरियोडिक टेबल का। अब हम क्या बात करेंगे कि पुराने वाले ग्रुप नंबर क्या थे और प्रेजेंट वाले ग्रुप नंबर क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैं इसको यहाँ से रब कर दे रही हूँ, डिटेल में आपको बताती हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपका पहले क्या था और अब क्या है। ओके, मतलब दोनों आपको अगर कंपैरिजन करके पढ़ना हो प्रेजेंट फॉर्म वाले पीरियोडिक टेबल में एंड पुराने वाले में, उसके लिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ। चलो, ओल्ड ग्रुप नंबर्स हमने करने हैं, ठीक है, ओल्ड ग्रुप नंबर एंड प्रेजेंट या न्यू ग्रुप नंबर अगर आपका हो। प्रेजेंट वाला ग्रुप नंबर मैं 18 तक लिख देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं एक्चुअली थोड़ा इसको इधर लिखती हूँ सो दैट ये आपको प्रॉपर एक रो में ही सारा नजर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब सही है, अब एक ग्रुप में आ गया ना। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो पिछले वाले ग्रुप नंबर से वो यहाँ बीच में फिल करेंगे, मतलब ऊपर मैं इसके लिखती जाऊंगी, ठीक है। 18 वाला आपका देखिए क्या है, इनर्ट गैसेस का है, वहां पे क्या था? 0 नंबर था उसका, है ना, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद वहां पे आपके जितने भी ग्रुप्स थे उसको याद है 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। ए बी फर्स्ट का इस तरह से था, 1 to 7 लेके 2 सब ग्रुप्स बने हुए थे, एंड 8th वाले में 9 एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे। सो ये था हमारा फर्स्ट ए, फिर ये था हमारा सेकंड ए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद नंबरिंग तो देखिए सेम रहती है, थर्ड, यहाँ पे भी फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवेंथ आएगा, ठीक है। लेकिन ए की जगह क्या आ जाएगा? बी। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, तभी तो देखो हुआ क्या था, वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो गई थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम आपके एल्कली मेटल्स किसके साथ रख दिए थे, गए थे कॉइनेज मेटल्स के साथ, राइट। कॉइनेज मेटल्स मतलब कॉपर वगैरह के साथ, जबकि एक आपके बहुत रिएक्टिव और एक कॉइनेज मेटल्स आपके रिएक्टिव नहीं करते, बहुत लेस रिएक्टिव है कह सकते हैं, फाइन। सो फर्स्ट सेकंड में आपका क्या आया? फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद हमने क्या किया? 7 तक नंबर 7 ही लिखना है, बट बी सब ग्रुप आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद 8 9 10 ये पूरा आपका 8th में था, क्लियर। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है 11 से 1 2, मतलब रोमन नंबर में 3rd 4th 5th 6th 7th। सो लिखने का तरीका देखिए कैसे है, मैंने क्या किया, जैसे एक बार रिपीट करा देती हूँ, मैं आसान तरीका बता रही हूँ याद करने का। आपने 18 वाले तो लिख लिए, मतलब प्रेजेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर 1 to 7 में आपने उसके ऊपर जस्ट रोमन नंबर्स लिखने हैं 1 से लेके 7 तक, ठीक है। ए बी कैसे लिखना है? आपके पहले दोनों आपके ए हैं, देन आपके लाइन से सारे बी हैं,
ठीक, जब 8 नंबर आएगा, 8, 9, 10 इन तीनों का मिला के आपको कौन सा रोमन नंबर लिखना है, 8, जो वहां पे 8 ग्रुप था। उसके बाद फिर आपको 11 से लेके 17 तक 1 to 7 रोमन नंबर लिखना है। एंड 18 जो आपका नोबल गैसेस वाला ग्रुप है वो आपको पता है वहां पे उसको क्या डिनोट किया था, नंबर 0। ठीक, अब बात आती है इनमें हम क्या लिखेंगे। इनमें देखिए हमें लिखना है, यहाँ बी था ना, 2 बी रह गए हमारे पास क्योंकि हमारे 7 ग्रुप्स थे। हर ग्रुप को हमने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए एंड बी। फाइन, सो 2 आपके ए यहाँ आए और 5 बी आ गए, 5 2 7, 5 बी 7 बी हो गए, रिमेनिंग आपके ए। ठीक, सो इस तरह से आपका पुराना वाला जो ग्रुप नंबर जितने थे सारे वो एंड न्यू वाले ग्रुप नंबर्स हमने कंपेयर किया। इसी की वजह से तो वहाँ पे मिक्सिंग हो गई थी। जब आपको ध्यान हो, एल्कली मेटल्स एंड कोऑर्डिनेट मेटल्स को साथ रख दिया गया था, जो कि एक लिमिटेशन है, हम ये कह सकते हैं डीमेरिट्स हैं उस वाले पुराने वाले आपके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। सो अब आप देख सकते हैं जैसे एल्कली मेटल्स आपके यहाँ हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी कहाँ गया आपका, ये रहा। तो इन दोनों के एलिमेंट्स मिक्सअप करके रख दिए गए थे, राइट। सो अब का आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें फाइनली क्या चीज़ निकल के आई, 18 ग्रुप्स जिनको कि आप वर्टिकल कॉलम्स कहते हो, 7 पीरियड्स जिन्हें आप हॉरिजॉन्टल रोज कहते हो, एंड दोनों के हमने ग्रुप नंबर्स कंपेयर करके पढ़ लिए हैं। अब करते हैं इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थोड़ा सा यह मैं आपको बता ही देती हूँ। पीरियोडिक टेबल में देखो एक बॉक्स है ना, सब जगह इस तरह से डिब्बा डिब्बा बना हुआ है। हम सबसे सिंपल एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। आपको इस तरह से लिखा होता है, हाइड्रोजन का सिंबल लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा है 1, ठीक है। उसके नीचे लिखा होता है नाम हाइड्रोजन, फाइन, एंड उसके नीचे लिखा होता है उसका मास। तो मैं बता देती हूँ, इस तरह से हर जो स्मॉल ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे डिब्बे, उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है। सबसे ऊपर है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। देन क्या है आपका सिंबल, किसका, एलिमेंट का, सिंबल ऑफ एलिमेंट, फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये नेम ऑफ एलिमेंट है ना, नेम ऑफ एलिमेंट, एंड ये क्या है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। सो हमें पीरियोडिक टेबल को देख के पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट है। जब आप पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ोगे, एंड इनफैक्ट मैं आपको एक टिप दूंगी पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करने के लिए। जहां आप बैठते हैं, आपका स्टडी टेबल है, पीरियोडिक टेबल आप अगर मार्केट में आता है बना बनाया पूरा, खरीद सकते हो, फाइन। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल एक बड़े से चार्ट पे नीट एंड क्लीन ड्रॉ करो एंड उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो। उसको डेली आप आते जाते जब रीड आउट करोगे, वो धीरे धीरे आपको एक्चुअली याद होता जाएगा। क्यों याद होता जाएगा, क्योंकि एक इंसान की बेसिक चीज़ होती है कि आप पिक्चर जो चीज़ देखते हो ना, वो आपको जल्दी याद होती है। अगर आप ऐसे रटने बैठोगे, मतलब डैम श्योर मैं कह रही हूँ आपको नहीं याद होगा, रट के याद नहीं होगा, बट आप डेली उसको गो थ्रू करोगे, सुबह उठोगे, आते जाते जब भी एलिमेंट्स देख लिए, कभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देख लिया, कभी उसका एटॉमिक मास देख लिया, सो आपको ग्रेजुअली याद होता जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे याद करना है कि आपको कॉलम वाइज भी याद होना चाहिए, किसके नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, रो वाइज भी याद होने चाहिए, आसपास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके आपके +1 में ही जब चैप्टर्स आएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है। +2 में भी आपकी पी ब्लॉक का रिमेनिंग पार्ट आता है एंड डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी इसी पे बेस्ड है। सो अगर आपका ये नहीं क्लियर हुआ तो वो भी नहीं हो पाएगा, फाइन। सो इसीलिए अभी से हैबिट बनाओ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से रिवाइज करना, रेगुलरली उसको आप कह सकते हो एलिमेंट वाइज याद करते चलो, फाइन। सो अब हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे उसमें डिवीजन है ब्लॉक्स वाइज, है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, राइट। एंड डिवीजन के साथ साथ ग्रुप वाइज कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइड हो रही हैं, पीरियड वाइज डिवाइड हो रही हैं। और इन सारे एलिमेंट्स का अगर आप देखोगे, जो नीचे वाले कुछ एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, यू यू बी, यू मतलब इस तरह से करके, वो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर है। और वो किसके लिए है एक्चुअली, वो उन एलिमेंट्स के लिए जिनका नाम या जिनकी डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी। सो अब तक का जितना है इसको आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, इन एलिमेंट्स का, कैसे हम उनका नाम लिखते हैं, कैसे हम उनका सिंबल लिखते हैं, एंड देन फर्दर प्रॉपर डिवीजन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि ग्रुप वाइज कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पीरियड वाइज कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो टिल देन आपका जितना है वो रिवाइज कीजिए। एंड मैं आपको एक आपसे इनफैक्ट ये कहूँगी कि आप पीरियोडिक टेबल एक बारी गो थ्रू करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। थोड़ा आपको न्यूनेस लगी होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में एक चीज़ और, हम जब पीरियोडिक टेबल करेंगे ना, उसको याद करने की मैंने कुछ छोटी ट्रिक्स बताई हुई हैं। सो डू कम एंड वॉच नेक्स्ट लेक्चर। वो ट्रिक्स जो भी हैं अटपटी जैसी वो आपको सुनने को मिलेंगी, तो होपफुली आपको अच्छी लगेगी एंड उसकी हेल्प से पीरियोडिक टेबल आपको याद रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग नए हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।